ईरान और इसराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच दुनिया भी बटी हुई दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़े हैं और ईरान को धमका रहे हैं। दूसरी ओर चीन और रूस ईरान की प्रतिक्रिया को रक्षात्मक बताते हुए ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन सब के बीच मुस्लिम देशों की ईरान के साथ एकजुटता ने भी उसे मजबूती दी है। मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा की है और बातचीत से मामले को सुलझाने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम देशों का यह बयान जारी तो कर दिया गया, लेकिन उनकी मांग का इसराइल पर असर कितना होगा। पिछले हफ्ते शुक्रवार से शुरू हुए इसराइल के हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। सरकारी टेलीविजन चैनल और नतांज के परमाणु केंद्र को हुए नुकसान के अलावा ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और यहां तक कि सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया में तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और कई लोगों की जान गई है। इसराइल में लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक दुनिया के देशों या संगठनों की ओर से युद्ध को रोकने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मध्यस्थता की बात जरूर कही, लेकिन अब वो सीधे तौर पर ईरान को धमका रहे हैं और इसराइल जो कुछ भी कर रहा है उसे जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन मंगलवार को 21 मुस्लिम देशों ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया, जिसमें इसराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले की निंदा की गई है। इन देशों ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना न बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान हो और बातचीत के जरिए मामले का समाधान ढूंढा जाए। जिन मुस्लिम देशों ने बयान जारी किया है उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान, मिस्र से लेकर कुवैत, कतर, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कई देश ऐसे भी हैं जिनके इसराइल के साथ बेहतर राजनयिक संबंध भी है। लेकिन इन देशों की एकजुटता ईरान को कितना फायदा पहुंचाएगी और क्या इसराइल के हमलों से ईरान को बचा पाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इसराइल को जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है, उसे देखते हुए इसराइल अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमले जारी रखेगा, जो दिख भी रहा है। यह अलग बात है कि इस लड़ाई में न सिर्फ ईरान को बल्कि इसराइल को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यहां तक कि अब इसराइल में आम लोगों में भी नेतान्याहू विरोधी स्वर एक बार फिर सतह पर आने लगे हैं। दूसरी बात यह कि मुस्लिम देशों का ये गुट भले ही ईरान के साथ संगठित दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में ये उतना संगठित नहीं है। दूसरी बात यह कि इनमें से कई देश तो ऐसे भी हैं जो ईरान की वजह से सीधे इसराइल से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, यानी उनमें इतना साहस नहीं है कि वो सीधे इसराइल को चुनौती दे सकें। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी इस एकजुटता ने यह संदेश ज़रूर दिया है कि ईरान मध्य पूर्व के इस क्षेत्र में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ तमाम देश खड़े हैं। हाँ, चीन और रूस का समर्थन ज़रूर ईरान को मनोवैज्ञानिक मजबूती दे रहा है। इस्लामिक देशों की एकजुटता भी इस दृष्टि से मायने रखती है, लेकिन ये देश इसराइल के खिलाफ ईरान के साथ युद्ध में खड़े होंगे, ये मुश्किल है। सऊदी अरब जैसे देश भी एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कितने साथ हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब तक तो सऊदी अरब ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है और अचानक वो सब कुछ भूल कर उसका सहयोगी बन जाएगा, इसकी उम्मीद कमी है। इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देश पहले ही इसराइल के सामने घुटने टेक चुके हैं। टर्की और खाड़ी के देशों के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जुड़े कारोबारी हित उन्हें ईरान की मदद नहीं करने देंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान की मदद करके इन देशों को मिलेगा क्या, सिवाय इसराइल और अमेरिका की दुश्मनी के। इतना ही नहीं, इस्लाम के नाम पर इनकी एकजुटता तब धराशायी हो जाती है जब शिया सुन्नी विवाद सामने आ जाते हैं। हालांकि ईरान के पक्ष में एक बात यह जा रही है कि इसराइल ने उस पर पहले हमला किया और ईरान को उसके साथी एक पीड़ित राष्ट्र के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसे अपनी रक्षा का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत उसने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इसराइल वैसे भी गजा में मानवाधिकार हनन और निर्दोषों को मारने जैसे आरोपों से घिरा हुआ है और ये स्थितियां इसराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में जा रही हैं। इसराइल ने ईरान पर भी इस आशंका में हमला किया है कि उसके पास परमाणु बम है या हो सकता है, जबकि ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर दस्तखत किए हैं। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं कि उनका देश परमाणु बम नहीं बनाएगा और उनका मकसद परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस तकनीक के इस्तेमाल को अपना अधिकार भी मानता है। अमेरिका और इसराइल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और मध्य पूर्व में परमाणु बम का होना इलाके के लिए खतरा बन जाएगा।
लेकिन यह भी सही है कि यदि ईरान के पास परमाणु बम होता तो उस पर इतनी आसानी से हमला नहीं हो सकता था जितनी आसानी से इसराइल ने कर दिया है। कई दशक से तमाम तरह के प्रतिबंधों को झेल रहा ईरान अपने लिए बहुत सी ज़रूरी चीज़ें नहीं बना पा रहा है। ऐसे में वो बम कहाँ से बना पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ईरान के परमाणु केंद्रों की नियमित निगरानी करती रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार टूटने के बाद ईरान ने यूरेनियम के संवर्धन का स्तर जरूर बढ़ाया है, लेकिन यह बम बनाने लायक संवर्धन से अब भी बहुत दूर है। लेकिन इसराइल के हमलों का जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है और इसराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से पंक्चर किया है, उसने इसराइल के साथ अमेरिका की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये ज़रूर है कि उसकी इतनी आक्रामकता इसराइल को पूरी तरह से रोकने में कितनी कामयाब होगी। यहाँ एक सवाल और है कि आखिर अमेरिका ईरान से इतना क्यों चिढ़ रहा है, एक उस देश से जो दशकों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और सामरिक भी। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लेबनान, सीरिया, इराक जैसे देशों के तमाम हथियारबंद गुट ईरान को अपना समर्थन देते हैं। हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों को ईरान की सरपरस्ती ने मजबूती दी है और इन संगठनों की मजबूती अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करती है।